हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान के ज्ञान चैनल में। तो फिलहाल आज हम लोग पेपर से सेकंड लेकर आए हुए हैं। पेपर फर्स्ट में जैसा कि आपने मेरा हम लोग का प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने मैथ्स और मैथ्स के पेथोलॉजी हमने सुमित सर ने दोनों मिलकर इसको कंप्लीट किया था। और बाकी मैंने देखा था कि पेपर सेकंड ज़्यादा लोग उस पेपर सेकंड के लिए वीडियोस नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने लगा कि आप पेपर सेकंड भी हम लोग को भी करना चाहिए, इसलिए हम आज आपके लिए पेपर सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग मैथ और मैथ के पेथोलॉजी, हमारे साथ मेरा नाम आशीष, हमारे साथ सुमित सर, दोनों लोग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह है और आज इस मैथ्स की क्लास में मैं आपका पेडागोजी का शिक्षक, आपका मित्र, आपका भाई होने वाला हूँ। देखिए, पेपर 1 पेपर 2 में जो बेसिक अंतर है वो बताएं। पहले ये कि सबको पता है या कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि कुछ लेंथी या ऐसा कुछ नहीं, तो मैं बता दूं बहुत क्लियर है। पेपर 1 का अप्रोच जो होता है वो आपको प्राइमरी टीचर बनाने के लिए होता है, जबकि पेपर 2 जो होता है वो आपको जूनियर मिडिल स्कूल का टीचर बनाने के लिए होता है, जो लोग 6ठी से 8वीं 10वीं तक के शिक्षक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो प्राइमरी लेवल पे थोड़ा मैथ्स जूनियर लेवल की अपेक्षा थोड़ा सा इजी पड़ता है। मैथ्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी क्लास आपके लिए इजी है। इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का ये देश है, ऐसे में मैथ्स को भारी कहना मैथ्स की बेइज्जती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के किसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन में समझना है या उसके 10 20 50 क्वेश्चंस आपको देखना है प्रीवियस 10 ईयर के, तो वो अलग से भी आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज भी वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका पूरा सपोर्ट और कमेंट सेक्शन में आपकी ये बात बहुत जरूरी रहेगी। तो हम लोग पेपर 1 के लिए अलग से और पेपर 2 के लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू। जैसा कि सुमित सर ने आपसे कहा कि जैसा भी कोई भी टॉपिक अगर मैथ में आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे इंडिविजुअली 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसे सब करने हैं एक साथ, तो आप बस कमेंट सेक्शन पे एक बार उस टॉपिक का नाम लिख के उस पर कमेंट कर दीजिएगा। हम उस पर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको उस टॉपिक के लिए नया आपका एक वीडियो अपने से बनाकर प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, कोई भी चैप्टर, डेसिमल और एडिशन, किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक पे आपको लगेगा कि इस टॉपिक में इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपना कमेंट डालिएगा। हम उस चैप्टर पे जरूर सही कि आप अपना वीडियो को अपलोड करें और पूरी कोशिश की जाएगी कि कम से कम 10 20 साल के क्वेश्चन डील किए, सारे मतलब प्रीवियस ईयर के 10 आप लगभग 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको समराइज करके उस वीडियो में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मैथ। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस ब्रैकेट में 1.001 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इक्वल टू 2 माइनस के है, तो के का मान बताइए। यानी कि एक तरह का ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको बस सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। अब बस इसमें थोड़ा सा देखिए, प्राइमरी में क्या था, थोड़ा सा आपको होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डेसिमल वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि डेसिमल वैल्यू को थोड़ा सा रेंज बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां से उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बॉड मास हम नहीं पढ़ा होगा, तो हम कभी भी कोई भी इक्वेशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कि ब्रैकेट कहाँ पर है, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ कहाँ पर लगा होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ होता है, डिवीजन का होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब ऐसा ही एल्गोरिथम एक बनाया गया बॉड मास जिससे हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम भी इस इक्वेशन में यही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं इस इक्वेशन में पूरा कि मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट कहाँ है, तो आपको देखिएगा ये टर्म आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको कहीं अलग से रखते हैं, यहाँ पे आप साइड में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.001, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1001, ठीक है, फिर हो जाएगा 1001, ठीक, 1101 1। अब देखिए कितने पॉइंट लगे हुए डेसिमल में, 1 2 3 4, तो हमारे 1 2 3 और 4, 1.1011, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक इसके नीचे लिखेंगे माइनस साइन लगाकर, कितना आया है 1.1011,
1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, फिर इसके बाद 2 माइनस के इस तरफ है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसके पहले क्या क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू गिवन है, तीनों में एडिशन है, तो हम 3 एक साथ क्या करते हैं ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे उसको भी कर देते हैं 0.139 0.75 2.105। सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है, कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखा जाता है, जिससे आपका कोई भी डिजिट डिसबैलेंस ना हो, यानी कि एक पता चले कि A7 3 के नीचे चला या 9 5 के नीचे चला गया, तो ऐसा कभी डिसबैलेंस ना हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पॉइंट से पॉइंट को मैच कराइए, फिर आप उसमें डिजिट लिखिए, जहां पे खाली जगह बचता है उसको 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 का 14, ठीक है, 4 + 5 9, ठीक है, और 7 8 9.2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2.994, ये आ जाएगा 2.994, ठीक है। अब देखिए इस साइड में 2.994 में 1.010 इसको सब्ट्रैक्ट करने को लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले इरेज करें, ठीक। अब याद करते हैं 2.994 1.1011, देखिए। अब देखिए डिजिट हमने मिलाया डेसिमल, अभी आपके इसके पीछे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 9, ठीक, यहाँ 3 में से 1 गया 2, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 8.1, आपका आ गया यहाँ पर 1.8929 = 2 माइनस के, ठीक है। अब देखो के को इस तरफ लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस जितने भी डेसिमल में जो नंबर बचा है उसको एक तरफ लेके चलेंगे, यहाँ से हो जाएगा k = 2 माइनस 1.8929, ठीक है। अब इसको 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 में देखिए कुछ नहीं तो उसके आगे सारे 0 लगा लेंगे, जहां तक हमें चाहिए होगा 1.8929, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 7, ठीक है, 9 0, अब यहाँ बचा 9 में से क्या 1, ठीक है। अब ये आ गया 0, यानी 0.1071। देखिए इसमें से आपको कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बहुत आराम से, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट मैच कराइएगा, उसके बाद जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है आपको वहां पर उसको करना होगा। पहले ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग में जैसे ही एक्सप्रेशन आपने कोई देखा तो ब्रॉड मास रूल तुरंत फॉलो कीजिए, पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, इसको रीड कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि a बराबर -3/4 है, ठीक है, और b = 5/6 है, तो निम्न में से a और b के बीच में कौन सा स्थित नहीं है, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। आपको नंबर लाइंस पता है, बीच में 0 होता है, ठीक है, फिर से +1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट, ठीक है, यानी इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इधर -1 -2 से स्टार्ट होते हुए कितना इनफाइनाइट, यानी कि जो हमारे जितने भी इंटीजर्स वैल्यू होते हैं वो -∞ से +∞ तक जाते हैं, ठीक। अब हमें देखना है कि वो वैल्यू जो इन सारे डिवीजन में आपको दिख रही है ये इसके बीच में लाई कर रही है या नहीं। 0 देखिए सेंटर पे होता है, तो कोई भी प्लस माइनस की वैल्यू दी है तो 0 तो हमेशा लाई करेगा, ठीक है, ये तो 100% लाई कर रहा है, ठीक है। -1/2, ठीक है, -1/2 की वैल्यू कितनी थी -0.5, 3/4 -3/4 की वैल्यू होती है -0.75, ठीक है, 2। अब इसके बाद 5/6, ठीक है, 6 से डिवाइड कर लीजिए 5 को 0 पॉइंट, ठीक है, 8 बार में, ठीक है, 2 बचा, अब फिर 0.83 राउंड 83 ऐसे कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तो ये 0.833 डैश, यानी आपको वैल्यू इन दोनों के बीच में ही बिटवीन में देखनी है कि कौन सी वैल्यू इसमें से लाई नहीं करेगी। 0.0 मैंने पहले ही बता दिया लाई कर रहा है, 0.5 0.-75 इसके बीच में भी लाई कर रहा है, ठीक है।
ये भी हो गया, क्योंकि देखिए वैल्यू माइनस की वैल्यू पहले सबसे छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये भी लाई कर रहा है। अब देखिए -2/5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में चेक करना है, डिवाइड कर लीजिए 5 से 2 को, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 0.4, यानी कि -0.4। ये भी इनके बीच में ला के, क्योंकि हमारी जो वैल्यू 0.75 -0.75 तक जानी चाहिए, ठीक है। जब ये तीनों लास्ट कर रहा है, तो ये बचा जो लाई नहीं कर रहा है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, 100% यही। जब सारे भी डिवाइड करें तो एक हमारा जो ऑप्शन बचा हुआ है वही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा, जो लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे 1.7 × 10⁴ और 12.5 × 10⁻⁻6। इसको मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ज्यादा, जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं उनकी वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, फिर उसके बाद एक डेसिमल के बाद उसको हम वैल्यू लिख लेंगे, जैसे 1.0 हो गया या 1.5 हो गया, फिर उसको जितने भी 10 के पावर में होगा 4, 5, ठीक है, उसको उस तरीके से लिखना है। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 250 × 10⁻², ठीक है। ये इसका मानक रूप नहीं है। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक डिजिट के बाद एक पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद 10 की पावर जितना भी आ जाए आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका मानक रूप हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो आपको इसको इस रूप में, यानी कि k × 10⁹, ठीक है, इस रूप में आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं 12.5 को 1.7 से, ठीक। ये हो जाएगा 5, 3, 17, ठीक है। 8, 7, 5, ये हो जाएगा 1, 2, 5, ये 5 आ गया, 12, 11, 2 पॉइंट के बाद तो 2, 1, 2 पॉइंट, ठीक है। यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हो गई किसकी किसकी, 1.7 और 12.5 की, कितना आया, 21.25, ठीक है। अब जो 10 की पावर में लिखा हुआ है, 10 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 है। तो आपको एक रूल पता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो बेस पहले लिख लिया हमने, अब उसकी पावर को ऐड करेंगे, मगर यहाँ माइनस के साइन होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 - 6 -2, तो इसका आंसर आ गया 10 की पावर -2। पर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने अभी बताया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना जरूरी है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2.125 × 10⁻⁻1, ठीक है। अब 2k + n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। n इसने बताया है, जो 10 के पावर की वैल्यू होगी वो होगी n, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। और k जो होगा, जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा वो वैल्यू होगी k, ठीक है। बट यहाँ पे 2k है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × k = 2 × k की वैल्यू मैंने बताई है 2.125, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4.25, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। ये 2k की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 4.250 -1, देखिए माइनस का साइन इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूले में तो ऐड ही करना है, बस n की वैल्यू माइनस है, जिससे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.250। अब इसमें से कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
वैसे ये क्वेश्चन जो था सर 33 वाला जी। ये कुछ लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है। बैक हाँ, में ही सर देखिए, अभी ये मैं क्वेश्चन क्यों confuse कर रहा हूं? एज अ टीचर नहीं एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो व्यूअर बैठे हों तो जैसे वो ये क्या देखेंगे उसको सर थोड़ा सा इसको बनते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 into 10 to the power 4 and 12.5 into 10 to the power minus 6 is expressed in the standard form as k into 10 to the power n। मतलब इन दोनों को यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि हाँ इसको इस फॉर्म में यानी इसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है। अब ये पूछ रहा था वैल्यू ऑफ 2k plus n, यानी कि k यहाँ क्या है और n क्या है। ये दो चीज ऐसा है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हमारे भाई मित्र देख रहे हो या इंग्लिश मीडियम से देख रहे हो, जब इसको ये मल्टीप्लाई करके लाएंगे, ठीक, पहला कंफ्यूजन कहाँ होगा कि कुछ लोगों को पावर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम पता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ये तो एक क्वेश्चन है, इनको समझा दिया गया। अब डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्सट्रैक्शन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का डिवीजन along with ये पावर वाली सिस्टम यानी कि k into 10 to the power n के फॉर्म में किस तरह से उसको लाया जाता है, इसकी एक स्पेशल वीडियो। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने टारगेट किया कि कम से कम हम लोगों को 500 लाइक्स आने चाहिए और कम से कम हमारे पास 1 के कमेंट्स आने चाहिए। इतने लोगों की मेहनत पर हम लोग एक स्टैंडर्ड डेसिमल पर पूरा क्लास, जिसमें सीटेड पेपर 1 हो या 2, किसी भी एस्पिरेंट को डेसिमल संबंधित सारी प्रॉब्लम्स वन शॉट क्लियर की जाएगी लाइव क्लास चलाकर। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब में ये सारी चीजें आपको मेथड्स पता होना चाहिए कि कब डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है। कुछ क्या होता है 10 की पावर -6 है तो उसको 0 पॉइंट करके तब जाके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि आपका क्या होगा, टाइम उसको बार बार कैलकुलेटिव कर रहा है। आप पता चले 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो आप क्या है 1 घंटा उसको मल्टीप्लाई करता रह जाएंगे। ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देन मल्टीप्लाई किया जाता है। उससे ट्रिक भी बताए जाएंगे कि आगे कैसे कैसे उस ट्रिक को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें उस ट्रिक से कि आपका सॉल्यूशन एक आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। दोनों भाषाओं में पढ़ ठीक है, हाँ ठीक है। 2 numbers are in the ratio of 3 and 5. If 12 is added to the both of the number, then the ratio becomes 5 and 7. ठीक है, the sum of the given 2 number is, यानी कुछ नंबर्स हैं उनका जब रेशियो किया जा रहा है, ठीक है, तो 3/5 आ रहा है। ठीक है, अब उसमें 12 ऐड किया गया तो उसका रेशियो कुछ चेंज हो गया, जो कि है 5 और 7। दो नंबर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अनुपात 5:7 हो जा रहा है। दी गई संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो हमें तो संख्या तो पता नहीं है, बट अनुपात के केस में देखिए क्या करते हैं। हम पहले मान लेते हैं जो संख्या हमारा ए बी है, ठीक है, तो हो जाएगा एक 3x और एक 5x, क्योंकि ये रेशियो है, उसका कुछ न कुछ मल्टीप्लिकेशन x रहा जो कैंसिल होकर अनुपात में दे दिया होगा 3:5। ठीक है, अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो पहली ए जो संख्या थी 3x, उसमें भी 12 जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या थी b, उसमें भी क्या कर दिया, b संख्या लिख देते हैं 5x, उसमें भी 12 जोड़ दिया गया, यानी प्रत्येक संख्या में हमने 12 जोड़ दिया गया। तो अनुपात 5:7 हो गया, यानी कि फिर हमने जब डिवाइड किया तो अनुपात चेंज हो गया, यानी 5:7। ठीक है, अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, वहां से x की वैल्यू पता हो जाएगी। जब x की वैल्यू पता हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा संख्या a क्या है और संख्या b क्या है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, फिर ये दोनों जो संख्याएं हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, तब वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं 21x, ठीक है, 84
इज इक्वल टू 25x प्लस 60। ठीक, अब 21x को इधर लेके आते हैं, 25 से सब्ट्रैक्ट होकर 4x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 60 को इधर लेके आएंगे तो बचेगा आपका 24। ठीक है, 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा 6, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 6। अब हमारी संख्याएं क्या है, पहले संख्या पता करते हैं। पहली संख्या 3x थी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 18, a इज इक्वल टू 18 फर्स्ट संख्या। ठीक, सेकंड संख्या b है, b की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 30। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना। अब इन दोनों का योग चाहिए, यानी कि a प्लस b हमें फाइंड करना है, तो हो जाएगा 18 प्लस 30। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये 48। अब हमारा ऑप्शन कहाँ 48 है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन नहीं समझ में आता, गड़बड़ हो जाता है, तो हम चेक करके पता चलता है क्वेश्चन सही किया है कि नहीं यहाँ पर। अब देखिए हमारा जो संख्या है थी 18 और 30 का, अब ये क्या सही में 3 और 5 के अनुपात में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यानी 3 और 5 की रेशियो फर्स्ट में आ रही है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो एकदम सही जा रहा है। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है। ठीक है, जैसे भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी दुकानों पर तो वहाँ कुछ छूट मिलते हैं, कुछ प्राइसेस लिखे रहते हैं, बस उसको लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपने आप ये आंसर आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840 रुपीज। ठीक है, कोई एक आर्टिकल है, ठीक है, उसकी रुपीस मार्क प्राइस कितने की है, 840 की। द शॉपकीपर गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी जो मार्क प्राइस है जितना 840 रुपीस का, उसको उसने 50% का क्या दिया, 15% का डिस्काउंट। ठीक है, अब उसको डिस्काउंट देने के बाद भी जब उसने कैलकुलेट किया, किससे कैलकुलेट किया, कॉस्ट प्राइस से, यानी जो भी आपने उस वस्तु को लेकर आया होगा, आर्टिकल को लेकर आया होगा, तो उसकी कोई ना कोई कॉस्टिंग तो रही होगी ना। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्टिंग थी उससे जब उसने मैच किया तो पता चला उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 19% का। ठीक है, तो वही कॉस्ट प्राइस हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हिंदी में देखा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। ठीक है, एक दुकानदार ने इसको अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 15% का। ठीक है, फिर भी उससे 19% का लाभ होता है। ठीक है, 15% डिस्काउंट ऑलरेडी दिया उसने, फिर भी उसको 19% की क्या हुआ, लाभ हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, यानी कब उसका क्रय मूल्य बताना है कि आखिर उसको उसने कितने में खरीदा होगा। ठीक है, ये देखो इसका अंकित मूल्य है, इस पे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो हम पहले इसका बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है वो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये 100% है। ठीक है, इस 100% में 15% का उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, जो अंकित है। ठीक है, क्या हुआ, डिस्काउंट दिया इसने 15% का, तो बचा कितना परसेंट उसके पास, 85%। ठीक है, तो पहले उस 85% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो उसने क्या किया, आफ्टर डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो कितने में उसे बेचा, सेलिंग प्राइस, ये होगी सेलिंग प्राइस जिसने डिस्काउंट के बाद उसको उसने सेल किया। ठीक है, तो 840 का हम 85% निकालेंगे। 85 क्यों निकाले हैं पहले जान लीजिए। मान लेते हैं 100% की ये वैल्यू है, इसमें से 15% उसने डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। ठीक है, तब उसके पास कितने परसेंट का बचा प्राइस, 85% का। अब वही प्राइस ही हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तब हम इसकी सेलिंग प्राइस निकालें यहाँ से, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये एक पे पॉइंट लग गया। ठीक है, ये 0 कैंसिल। अब हमारा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 84 में 8.5 से। ठीक है, ये 20 होगा, ये 42। ठीक है, ये 32 हो जाएगा, 67। ठीक, ये 0 4 1 7। ठीक है,
अब ये पॉइंट उठाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 714, ठीक है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी की आ गई 714 रुपए, ठीक है। अब देखिए यही 714 रुपए वो पैसा है जिसको उस पे 19% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी 19% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी इस पैसे में सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट भी पहले से क्या है ऐड है। मान लेते हैं वो जो आपकी कॉस्टिंग थी वो 100% रहा होगा, उसमें 19% पहले ही से ऐड है, ठीक है, यानी 190% का क्या होगा प्राइस होगा, ठीक है, यानी उस कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, मान लेते हो कॉस्ट प्राइस x है, अगर आप CP हम मान लेते हैं x है, ठीक है, x का अगर हम 190% निकाल ले तो यही हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 714 रुपए, ठीक है, ये वही वैल्यू आ जाएगी जो कि है 714 रुपए, ठीक है। अब ये अब x की हमें चाहिए तो x को इधर कर ले, ठीक है, 140 into 100 upon 119। अब हमें क्या 119 से 714 को डिवाइड करना है, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 6 टाइम में, ठीक है, कितनी बार में डिवाइड होकर जाएगा 6 टाइम में, 6 into 100 कितना हो जाएगा 600, यानी कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी आ गई 600 रुपीज। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। कैसे हुआ फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाता है इस क्वेश्चन को। पहले उसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है ये होती है मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस कितने की थी 840 रुपीज की, ठीक है। अब इस पे 15% का डिस्काउंट देकर उसको सेल कर दिया तो हमें सेलिंग प्राइस यहाँ से पता चल गई, ठीक है। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका 15% निकालो 840 का, फिर 840 में से वो उसका जो 15% का प्राइस आया उसे माइनस करो, ठीक है, जब माइनस करोगे तो वो भी 740 रुपीज आएगा। मैंने क्या किया वो 15% इस 100% में ही माइनस कर दिया, ठीक है, जो 85% निकला, तब हमने उसको डिवाइड करके तो मुझे वैल्यू जो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस की आ गई, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है उसमें 19% की प्रॉफिट पहले से इंक्लूड है, ठीक है, तो उसको हमने 190 मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं वो x क्रॉस प्राइस होगी जो एस्ट होगी, ठीक है, x में 190% हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं x हमेशा हम 100 लेके चलते हैं, 100% है, ठीक है, अपने आप में, तो उसमें 19% का प्रॉफिट है, 19 ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू मिल गई हमें 740, क्योंकि हमें पता है सेलिंग प्राइस में 19% प्रॉफिट है। फिर इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने इधर ले आकर 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 190 डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे 6 आया इनटू 100 इक्वल टू 600 रुपीस, जो कि हमारा यही आ गया सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है, आपको क्या करना है पहले इसमें एलसीएम लेना है सबका, ठीक है, फिर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू कोई न कोई आएगी, फिर x की वैल्यू जो भी वो आंसर नहीं होगा उसमें x की वैल्यू इस वैल्यू में रखें, क्योंकि हमें चाहिए 8x + 5 का मान, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे, देन हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा असली आंसर होगा, ठीक है, यानी कि एक कुछ इक्वेशन है उसमें हम क्या करना है इसको सॉल्व करना है, देन द वैल्यू ऑफ 8x 5 + 5, यानी 8x + 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले इन सबको एक बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के एक साथ एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, ठीक है, लेंगे इसका हो जाएगा 3, ठीक है, इसके नीचे 3 पहले ही से है, 3 से 3 डिवाइड हो गया तो ऊपर कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 5x - 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 से 3 डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 जो बचा उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6, यानी हो जाएगा हमारा +6। अब आगे बढ़ते हैं इस साइड, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, ठीक, अब नीचे 4 से 4 डिवाइड हो गया, ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हो जाएगा 4x - 3, ठीक है, प्लस अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से 4 डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को फिर क्या करेंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16x हो जाएगा, ठीक है। अब
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में पता है जितने भी आपके वैल्यू रहेंगे एक्सप्रेशन में सब में क्या हो इक्वली मल्टीप्लाई होता है। 4 को आप करेंगे 5 से, ठीक है, 20x, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -7 + 6, -7 + 6, ठीक है। 1 + 1 माइनस से, देखिए जब 1 प्लस माइनस क्या होता है सब्ट्रैक्ट होगा, और जिसकी साइन बड़ी होती है उसकी वैल्यू साइन को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो इन दोनों में साइन 7 वाले की बड़ी है तो माइनस लिख देंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 6 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 7 में से 6 किसी में माइनस कीजिए क्योंकि हमने साइन पहले से लिख लिया है, ठीक है। 1 आ जाएगा, ठीक। अब 1 आया, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसको सॉल्व किया तो 1 आया। अब 4 5 जा 20x, माइनस का साइन, फिर 4 1 जा 4, ठीक, इक्वल टू, इसी तरह यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x और 16x मेरे को हो जाएगा 20x -3, ठीक। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60x -9। अब 20x को इधर लेके जाएंगे तो बच जाएगा 40x, ठीक है, इज इक्वल टू +9 को इस साइड लेकर आएंगे, -9 को इस साइड लेकर आएंगे तो +9 हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5/40, ये कितनी बार में जाएगा 8 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू आ गई 1/8, ठीक। अब हमें जो चाहिए 8x + 5 का मान, ठीक है। 8 पहले इसको लिख रहे एक्सप्रेशन को, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू आई है 1/8 + 5, ठीक है। अब देखिए प्लस ऑपरेशन कोई नहीं करेगा क्योंकि गॉड-मास रूल आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो पहले 8 से 8 को कैंसिल करेंगे तो आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, इधर 5, 5 1 कितना हो गया 6। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन इसमें मेरा ये उठ रहा है जी, जैसे आपने पहले ही ऑप्शन पे आपने पुट करके देखा कि कैसे कैसे इसको हमने किया, जो भी मेथड्स बता रहे हैं, फिर इसमें हम 7 9 13 के लिए क्रॉस चेक करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सामने आपने ये पूरा सॉल्यूशन करके 6 ला दिया, मिला लेना कि इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। नहीं 6 मिलाना नहीं, 6 सही है, मैं वो नहीं कर रहा हूं। जैसे क्या होता है कि कभी-कभी शॉर्ट टाइम में जब हमें क्वेश्चन करना रहता है, हमारे ऊपर में मतलब बहुत ज्यादा इस तरह का कंफ्यूजन आता है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इनमें से किसी एक पे सेट करके देखिए कौन सही होगा। देखिए वो तब सेट करना होता है जब किसी थर्ड पर्सन की वैल्यू नहीं फाइंड करनी होती। अगर हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होती तब इस ऑप्शन में इसको सेट कर सकते थे, हाँ ठीक है, तब हम सेट करते इसको निकाल देते। अब हमें थर्ड पर्सन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा जो वैल्यू इससे निकल करके आ रहा है उसको इसके साथ हम रखेंगे। अब देखिए, अब पहले एक बार 7 को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इधर की जो वैल्यू इसके इक्वल आ गई तो इसका मतलब 7 वाला ऑप्शन सही होगा, अच्छा। ठीक है। अगर 9 हो सकता है, 9 लेके रखे x की वैल्यू, ठीक है। तो 9 से हमारा क्या है वैल्यू आ गई, बट ये 9 की वैल्यू, ये सब 7 की वैल्यू हम इसमें पुट कर ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते हैं कभी, क्योंकि ये वैल्यू इसका एडिशन की वैल्यू है, वो x की वैल्यू है ही नहीं। जब सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू पूछा होता, उसके 4 ऑप्शन दिए होते, तब हम ऐसे इसको कर सकते थे। अब ये तरीका सही नहीं है, ठीक, थैंक यू सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए एक p की वैल्यू दी है, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक q एक्सप्रेशन गिवन है, एक r एक्सप्रेशन गिवन है। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ देखिए p + q यानी p के एक्सप्रेशन को q के एक्सप्रेशन को प्लस कर देना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, r से, ठीक है। अब देखिए उसमें से फिर कोई नहीं कोई एक एक्सप्रेशन बनेगा, जो उसमें से ऑप्शन होगा वो टिक कर लिया जाएगा, ठीक है। अब चेक किया जाए कि इसमें क्या सही है क्या गलत। पहले हमें क्या करना है, p + q करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, p + q यानी p ये है और q है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिशन में कभी भी जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसके साइन चेंज नहीं होते, जो साइन रहता है उसी साइन से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर लो, जो जैसा अभी इसमें ये भी है कि जैसे अब यहाँ पे देखिए p में लिखा है 12xy -10y² -18x²
और क्यू में लिखा है 14x² + 12y² + 9xy, मतलब चीजों को घुमा दिया है। हाँ। तो कुछ बच्चे ना इसमें भी गड़बड़ी करते हैं, हम लोग से वही है ये गड़बड़ी। देखिए कभी भी कोई दो वैल्यू के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब उनकी बीच में कोई न कोई रिलेशन होगा। देखिए एक्स वाई का एक्स स्क्वायर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्स वाई हमेशा एक्स वाई के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वाई स्क्वायर के साथ ही हो सकता है, और एक्स स्क्वायर के साथ होता है। तो ये चीज पहले ही आप अरेंज कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है आपका पेपर में इसको डिसअरेंज कर देते हैं, यानी एक्स वाई को उधर कर देंगे, एक्स स्क्वायर को पहले कर देंगे, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपने उसमें कुछ नहीं करना है, बस उसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। आप पहले कोई भी एक लेके चलिए 12xy, ठीक है। ऐड करना है, साइन कोई चेंज नहीं होगा पहली बात, ठीक है। हमेशा सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले की साइन चेंज होती है, ठीक है, वही बताएंगे कैसे। ऐड किया, ठीक है, 12xy। अब ये xy वाला टर्म xy वाले टर्म से ही क्या होगा, ऐड होगा। xy इधर है, xy इधर है, ठीक है। तो xy को पहले हम लिख लेंगे x और y, ठीक। अब देखिए इसका कांस्टेंट वैल्यू 12 है और इसका है +9, और 12 + 9 कितना हो जाएगा, 21xy, ठीक। अब नेक्स्ट चलता है y² पे। y² देखिए ये दोनों सेम, यानी ये इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा, बट यहाँ साइन चेंज है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे y², ठीक है। अब देखते हैं साइन कितना आता है, ये +12 है और ये -10 है, तो +12 में से -10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2, तो +2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है x², इधर पहले x² लिख लें। अब देखिए इधर -18 है, इधर +14 है, देखिए माइनस वाला देखिए बड़ा है वैल्यू, ठीक है। तो पहले माइनस साइन लगा देंगे और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 18 तो -4x², ठीक है। तो -4x², यानी ये वैल्यू आ गई हमारी p + q की, ठीक है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, r को। r नीचे है, ठीक है। तो जितने भी r में जो भी वैल्यू होगी x और y x² की, सबके साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। जब भी कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशन को, तो उसके साइन को हमेशा हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ कैसे करते हैं, यानी कि 5y² पॉजिटिव है, तो यहाँ कैसे हो जाएगी, निगेटिव। यहाँ -x² माइनस है, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ देखो +xy है, तो ये प्लस साइन किसमें हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब पुरानी वाली साइन को भूल जाइए, अब नई वाले साइन से उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्यों सर, साइन चेंज हो जाती है ना, ऐसे देखिए ना, मान लेते हैं 21xy + 2y² - 4x², ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, किससे, 5y² - x² + xy, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी हम वही चीज करते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन का फॉर्म इधर सब्ट्रैक्ट किया, इधर ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया डायरेक्टली, ठीक है। तो हम इसलिए डायरेक्टली कभी भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन हम नीचे चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई में वो सारे साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। अब इसको हम इसको अरेंज करते हैं। अब देखिए सर उसको सेपरेट करके लिख दीजिए, हाँ, साइन के साथ। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। पहले मान लेते हैं x² को लिखते हैं, तो x के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, -4 का, ठीक है। फिर इसके बाद y को लेते हैं, +2y², फिर +21xy, ठीक है। अब इसको r वाले को लेते हैं, x² को पहले लेते हैं, देखिए हम ये नए वाले साइन को लेंगे, +x², ठीक है। अब y² का माइनस साइन है, -5y², ठीक है, और xy का भी माइनस साइन है, -xy, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब x² का x² यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। +4 कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए +2, पहले y² को लिख लीजिए, +2 - 5 कितना होगा,
-3, ठीक है। अब x y को इधर लिख लीजिए। साइन ध्यान देते रहिएगा क्योंकि कुछ लोग साइन में ही यहाँ पे क्या होते हैं गड़बड़ हो जाता है, इससे आंसर गलत हो जाता है। साइन हमेशा ध्यान देते रहिएगा। यहाँ 21 प्लस है, यहाँ माइनस कुछ नहीं 1 है, कितना हो जाएगा +20, यानी x तो y के साथ 20 आया है, इन दोनों ऑप्शन में x y के साथ 20 आया है, ठीक है। अब इधर -3x² -3y², इधर -7 है, ये तो नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ये। लेकिन इसमें तो सर पहले 20xy -3x² -3y, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला वाला ऐसे लिखा था, उसको इस पार्ट में अरेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ में देखिए सब में पहले xy लिखा है तो उसको अरेंज कर दीजिए, xy को पहले लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें x² को लिखा है आंसर में, तो -3x² -3y², इसको बस अरेंज कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं अगर सीक्वेंस में नहीं आ रहा। जब सीक्वेंस में होता है तीनों, तब आप सीक्वेंस में लेके चलते हैं। जब आंसर इस सीक्वेंस में है तो आप इसको अरेंज कर दीजिए, अब आंसर मैच कर लीजिए, आ जाएगा आंसर सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38। मैं सोच रहा हूँ ना कि बहुत सारे जो चैनल्स पे वीडियोस वगैरह बनती हैं जी, तो उसमें ये होता है कि भाई एक आदमी पढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोगों की चैनल अभी बहुत छोटी सी है, अभी हम लोग इतने तो आए नहीं कि कोई हमें आया और तुरंत कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जिस वक्त आप पढ़ा रहे तो मैं विद्यार्थी के रोल में बैठूं, और जब मैं पढ़ा हूँ पेडागोजी तो उस समय आप विद्यार्थी बन करके अपने डाउट्स को अपने डाउट को हम लोग यहाँ पे ही क्लियर कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपको ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसी है क्योंकि अभी अपना चैनल पे तो हम लोग के इतने अभी सब्सक्राइबर हैं भी नहीं, ठीक है, और इतने लोगों तक शायद अभी पहुंचने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप जब भी कभी भी इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो सारे डाउट्स अगर यही क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको दोबारा कोई दूसरा या तीसरा कोई वीडियो बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं। एक ही वीडियो में आप कंप्लीट सॉल्यूशन विद एकदम अच्छे गाइडेंस से आप इसको क्या है आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और टाइमर लगा कर टाइमर करेंगे। हम लोग एक समय आएगा कि एक वीडियो इस तरह से बनाएंगे कि जितने भी लोग टेट के एग्जाम देते हैं उनके लिए मैथ्स के लिए टाइमर सेट करके लोग बताएंगे कि कैसे गिवन टाइम 1 मिनट का मान लीजिए काउंटडाउन चलेगा हमारे स्क्रीन पर, हम लोग 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जब आप टाइमिंग के साथ सारे पेपर को सेट करना शुरू कर देंगे तो आपके पास जो भी पेपर की टाइमिंग मिलेगी आप उसको विद इन उस टाइमिंग से मान लीजिए 80% ही टाइमिंग में आप उसको क्या करें पूरा पेपर को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। आप उतना जब तक टारगेट नहीं लेके चलेंगे तब तक आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए टारगेट आपको पहले से बनाना पड़ेगा कि 2.5 घंटे 3 घंटे का पेपर है तो आप उसमें आधे घंटे पहले ही से हमें 2 घंटे में ही करके सॉल्व करके कर देना अच्छे से, 2.5 घंटे में सॉल्व करना। टेट में माइंड सेट रखना चाहिए कि 2.5 घंटे का टोटल पेपर है तो 2 घंटे उसको क्लियर सेट कर दे, ठीक है। जब भी कोई 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए फंसता है तो उसमें आपके पास आधे घंटे का वो समय मिले जिससे आप उसको आसानी से थोड़ा सोच कर ध्यान से। ये भी है ना कि इसमें डॉट वगैरह जो बनाना रहता है ना, सर्कल जो बनाना रहता है, तो क्या होता है ना कि कई बार आदमी ना काउंट नहीं सही से करता है, जानते हैं ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए पेन दीजिए सर, ऐसे ऑप्शन रहता है, मतलब हम लोग एक ओएमआर सीट वाला है, जैसे ये 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। मान लीजिए कि सपोज इसका आंसर सपोज जो भी मान लीजिए कि इसका आंसर 1 ही है तो ये 1 है, मान लीजिए ए बी सी डी करके मान लीजिए, तो अब ये गोला बना हुआ है। फिर ऐसे ही 41 क्वेश्चन है, 42 है, तो कई बार क्या होता है ना कि हड़बड़ाहट में जिसकी कैलकुलेशन सही है तो मानना था इसको इसके में इसको कलर कर दिया और फिर बोला अरे यार अब तो गलती हो गया, तो फिर उस क्या करता है पता, इधर ये सी है ना, इसको भी ऐसे ऐसे करने लगेगा, मतलब डबल कर देंगे कोई फायदा नहीं, वो काउंट होगा ही, काउंट होगा ही। आपको मार्क ये फैक्ट है। इस फैक्ट के साथ ही मतलब ये साफ आप उसके गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ पूरा लिखा रहता है कि एक बार में एक ही और अच्छे से भी ड्रा करना है। अगर आप आधे ही सर्कल को ड्रॉ किया आधा पूरा नहीं किया तो भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो आप क्वेश्चंस को अगर पहले ही टाइमिंग से पहले ही अगर कर लेंगे तो उस आपके पास प्रॉपर टाइम मिलेगा जिससे आपको आंसर आसानी से अच्छे टाइम में उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अभी तक में सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही है क्योंकि ये माइंड से सोच कर करने वाला क्वेश्चन। प्लीज सर आप कॉम्प्लिकेटेड मत बोलिए सर, लोग डर जाएंगे। इजी है, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड कहने का सेंस ये है कि अभी तक क्या था, आपको सिर्फ गुणा भाग करते रहना, जो एक्सप्रेशन दिया है गुणा भाग करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसको आंसर आप खोज के निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको एक बार सोचना पड़ता है
कि इस एक्सप्रेशन को हम क्या करें क्या नहीं करें कि ये एक्सप्रेशन आए और फिर जो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपने से अलग से कुछ चीजें लेकर चलनी पड़ती है, जैसे फॉर द एग्जांपल हमें बस इतना पता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x, ठीक है, हमने इसको अलग से ले लिया, ठीक है। अब हम पहले इसको कुछ नहीं अपने मन से किसी क्रिएटिविटी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें x माइनस 1/x ही चाहिए, ठीक है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब यहाँ से x से x कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, यहाँ करेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अभी भी देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x 1/x की पावर 4 की वैल्यू गिवन है। अब इसको भी हमें किसी न किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक और वैल्यू लेंगे, कौन सी, इस साइड देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा ले रहे हैं कि जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हो जाता है a का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, b का स्क्वायर 1/x की पावर 4 प्लस 2ab, a और b 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ये ऐसा क्यों किया कि ये चीज आ जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जिससे आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है, x की पावर 4 की 322 प्लस 2, ये हो जाएगा कितना 324, 324, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर में अब इसको हमें ये वाली वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तब इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 324 ये किसका होता है, आई थिंक 18 का, ठीक है, ये 18 का होता है। अब यही 18 वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, सर 18 होता है, हाँ नहीं सर, अब यही वैल्यू 18 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, नहीं 18 नहीं होगा, हाँ 18 ही है, सही 18 है ना, हाँ ठीक है, नहीं कैलकुलेशन का चीज है ना, जरा सा भी मिस्टेक बहुत कम हो 18 माइनस 2, ठीक है, 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16। अब रूट 16 किसका होता है, 4 का, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इसको एक बार सर ऐसे ही समझा दीजिए सबमिट के, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे कभी कभी होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, x के पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है, पहले अपने से कुछ इसको एनालिटिक्स के थ्रू अपने दिमाग से सोचना होता है कि हम क्या कुछ ले, तो हमने डायरेक्ट सोचा कि क्या चाहिए हमें x माइनस 1/x, ठीक है। तो हमने पहले इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, फिर यहाँ से x माइनस 1/x आ गया, इसको स्क्वायर रूट कर दिया। जब हमने ऐसा कर दिया फिर हमारे पास एक क्वेश्चन फंस गया कि इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कब आएगी, जब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसको भी हमने अलग से कर दिया। तो वहां पे दो चीजें आई, एक तो ये, ठीक है, और एक ये वहां पे रखा जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो गिवन है हमने यहाँ रख दिया, प्लस 2 ऐड कर दिया 324, ठीक है। अब जब स्क्वायर को हटाना है क्योंकि वहां पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 18, ठीक है।
अब इसी 18 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह x स्क्वायर प्लस 1 पर x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये माइनस साइन, फिर ये 2, 18 माइनस 2 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ गया 4, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग से एनालाइज करना है कि कौन कौन सा स्क्वायर है। कोई कोई क्वेश्चन छोटा होता है स्क्वायर ही पे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू गिवन रहेगी, ये वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। तो आपको इसी स्टेप में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे, -2 करके आंसर ला देंगे। अगर सर ये x4 जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपने बता दिया कि ये छोटा हो सकता था, मतलब ये x4 की जगह ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो सकता था, ये हो सकता था, ये है। अगर यही इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें जी, अब डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। और बच्चों को ना ये है ना, हर क्वेश्चन करने के बाद ना थोड़ा सा जो हमारे शिक्षक बंधु जो सीटेड एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं उनके लिए कम से कम सॉल्यूशन गैप में करिए, ताकि वो स्क्रीनशॉट ले करके अपना सॉल्यूशन कर सके। हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा वेटेज दे दीजिए, ताकि भाई हमको अगर सिर्फ यही करना रहेगा, ये तो हम लोग उस दिन करेंगे जिस दिन सीटेट का पेपर होगा, सेम दिन उस दिन हम लोग डायरेक्ट आएंगे, आपको एबीसीडी क्लियर करके बताएंगे और उसका एक फुल लेंथ वीडियो देंगे, और एक आपको देंगे लगभग 4-5 मिनट के अंदर में पूरी एबीसीडी आपको करके पूरा सारा ऑल सब्जेक्ट कर देंगे। वो अलग है, एक्सप्लेनेटरी 2-3-4 घंटे का होगा, वो आपको भी पता है, लॉन्ग वीडियो बनेगी, इतनी लंबी लंबी क्वेश्चंस है। फिलहाल मैं सर से एक कंडीशन ये पूछ रहा हूँ कि सपोज सीटेट ने इसको ऐसे पूछा होता है कि x8 प्लस 1/x8 इज इक्वल टू 322, तब हम क्या करते हैं, वो बात है। अब देखिए, अभी हम क्या किए थे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किए थे, तो हमारा आया था 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका एक स्क्वायर किया होता हमने, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आया था x पावर 4, ये आया था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ये देखिए सीक्वेंस यही आएगा, x स्क्वायर x 4 बचेगा। अब फिर इसको फिर एक बार करते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, हां x का पावर 8 x की पावर 8 प्लस, बस ऐसे ही सीक्वेंस से आप करते रहते हैं, इसकी वैल्यू आती रहती है, आप इसको सॉल्व करते रहते हैं, बस इस सीक्वेंस को उसको फॉलो करना रहता है, और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू, ठीक है। सो आंसर इसका 2 था ना सर, 4 इसका ऑप्शन नंबर 2 है, तो क्या आएगा 4 है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और सर हर क्वेश्चन ना आप थोड़ा सा सर क्लियर कट कर दीजिए, और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गैप कर दीजिए अपने आप हटा के, ताकि वो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल क्या होता है, कभी कभी वीडियो देखता है तो आपको लगता है कि कुछ नहीं देख पाया, तो आप उसको बस एक बार पुशअप कर लीजिए, रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसको सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे उसको फिर से कंटिन्यू और स्क्रीनशॉट लेकर के चाहें तो किसी क्वेश्चंस के अगर उत्तर से आप संतुष्ट ना हो और आपको लगता है कि नहीं इसकी और भी मेथोडोलॉजी, चूंकि ये मैथ्स सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हर आईडी का अपना अपना एक अलग वे हो सकता है उसको सॉल्व करने का, आपको लगता है कि कुछ और भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसलिए भी बताएं, ताकि ये वीडियोस आगे जब जाए फॉरवर्ड हो तो वो और नए तरीके भी बताए जा सकें, जिससे अगर आपको लगता है कि और भी कोई दूसरा मैटर चाहिए, आपको कोई और दूसरा आपका हमारी मेथड आपको लेंथी लग रही है, कोई आपसे रिड्यूसिंग चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिए, एक बार हम उसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सर हम लोग समझाएंगे। हर 24 घंटे में अपनी वीडियो को कम से कम हम लोग 10 बार इसके कमेंट्स को पढ़ते हैं, हाँ। कि कौन हमें क्या कमेंट किया है, तो कमेंट जो भी करेगा प्रायोरिटी से उस व्यक्ति को उनके नाम के साथ वीडियो में टैग करके बताएगा कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, तो ये वाली दिक्कत इसमें आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यहाँ पर क्या है, एक एक्सप्रेशन गिवन है 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8, इसको इस फॉर्म में दिया हुआ है ax प्लस b और एक ब्रैकेट में cx प्लस d, यानी कि ये फैक्टराइज करके दिया हुआ है। आपको फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपको उसको फैक्टर फॉर्म में पहले सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। जब भी फैक्टराइज करते हैं तो दो ब्रैकेट में वो चीजें आके बन के आ जाती है, एक x के फॉर्म में, एक दूसरे x के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x की 2 पावर है, यानी कि यहाँ इस इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आ सकती है, ठीक है, यानी कि वो 2 वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर सकता है, 0
कर सकता है, ठीक है। तो वो दो वैल्यू ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, फिर एक इक्वेशन को इसको जीरो करके यहाँ से x की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको फिर एक बार जीरो करके यहाँ से x की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में करके रिलेट करना है और a और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। a और b और c और d सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको इस एक्सप्रेशन में रख के उसका आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में, a 15x square minus 26x plus 8 is equal to ax plus b ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट cx plus d, where a and b are the positive integers, यानी a और b हैं जो कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं, यानी उनकी पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा रहेगी, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 2a plus b minus c minus 2b, ठीक है। यानी पहले इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, इसके बाद a b और c एड जैसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। a x का कोएफिशिएंट, b उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू, फिर c x का दूसरे वाले ब्रैकेट का कोएफिशिएंट और d इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर वो वैल्यूज यहां से एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर उसको इस नीचे वाले इक्वेशन में पुट अप करना है जैसे जैसे गिवन है, फिर उसके बाद जो इक्वेशन सॉल्व करने जो आंसर आएगा वो आपका टिक करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, फैक्टराइज किया होगा आपने। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं a, ठीक है। इसको क्या करते हैं c, कांस्टेंट वैल्यू x के साथ होता है b, ठीक है। तो हमें पहले a और c को मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हमें बीच वाले मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है टू पार्ट्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन a और c के ac के इक्वल है, ठीक है। और उन दोनों को यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऐड करने पर कितना आ जाए 26, यानी मिडिल वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तो हमें किसको ब्रेक करना है, पहले a और c को मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 120, 15 into 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 120। अब इस 120 को हमें टू पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करके 26 लाना होता, अब यहाँ प्लस है तो एडिशन करके यहाँ पर 26 इसको लाना है, ठीक है। अब हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर 26 है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना है 120, ठीक है। तो अगर हमें वो नंबर थोड़ा सोचने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर सोचने से अच्छा आप पहले इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक तो हमें पता है 15 और 8, ठीक है। 120 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। पहले 2 से करिए 60, ठीक है, 2 से करिए 30, 2 से करिए 15, 3 से करिए 5, 5, 1। अब इसमें से कोई दो नंबर पे चूज करना है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो उनका एडिशन हमारा आ जाए, कितना आ जाए 26 लाना, ठीक है। पहले हम करते हैं 2 2 जा 4, एक नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 जा 30, ठीक है, एक 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आएगा, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं इस 2 और 3 को, 2 3 जा 6, एक नंबर हमारा हो गया 6। अब बाकी कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। बाकी को मल्टीप्लाई कर लिया, उसका मल्टीप्लाई 20 आया। एक का 2 3 जा 6 और इसके 2 into 2 into 5 का आ गया 20। अब इन दोनों को ऐड करें तो जो हमें एडिशन करना है 26 आएगा, हाँ आएगा। यानी कि जो हमें नंबर लेना है वो ये लेना है 20 और 6, ठीक है। तो हमारा 20 और 6 अब मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12 यानी 120, ठीक है। और इनका एडिशन भी कितना आ गया 26। तो अब हमें यहीं पे इसको रख देना है, ठीक है। 26 की जगह हम क्या लिखेंगे 20 प्लस 6 x प्लस 8, ठीक। अब 15x स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और x भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 8, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों में कोई ऐसा पहले कांस्टेंट को अलग फिर वेरिएबल को अलग। कांस्टेंट में देखेंगे कितने को कॉमन ले सकते हैं, 5 से कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 5, ये 3x हो जाएगा, यहाँ से 5x कॉमन लिया हमने, ठीक है। एक कांस्टेंट से 5 कॉमन लिया, वेरिएबल से x कॉमन लिया, तो यहाँ से 3 आया, वेरिएबल में x बचा
माइनस 4 x कॉमन ले लिया तो x से कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें। यहाँ से 5 कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया x, ये हो गया -4 एक ब्रैकेट में, ठीक। अब यहाँ से माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ से सिर्फ कॉमन हो जाएगा 2, ठीक है। 3x माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इस प्लस में से एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अगला में क्या बचा, माइनस बचा, क्योंकि आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस, यानी एक प्लस में दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक हमने माइनस निकाल लिया तो एक बचा आपका माइनस। इस वाले में माइनस था 6x के साथ तो माइनस निकालो तो प्लस बच गया, ठीक। अब -2 4 जा 8, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीजें इक्वल बराबर आपको दिख गई, ठीक है। तो हमारा एक आ गया 3x - 4 और एक आ गया 5x - 2, ठीक है। यानी एक ब्रैकेट में 3x - 4 और एक ब्रैकेट में 5x - 2। अब देखिए इसको ब्रैकेट को दूसरे वाले ब्रैकेट से कंपेयर करना है, ठीक है। ये a हो गया x और ये प्लस b, यानी a की वैल्यू यहां से हमें मिल गई कितनी 3, ठीक है। और b की वैल्यू यहां से मिल गई हमें -4, ठीक। c की वैल्यू दूसरे वाले ब्रैकेट से कंपेयर करेंगे कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। d की वैल्यू यहां से कंप्लीट करेंगे कितनी हो जाएगी -2, ठीक है। यानी इन दोनों फैक्टराइजेशन से हमें वहां से कंपेयर कर लिया और वहां से a b c d की वैल्यू आ गई। अब इसी a b c d की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमें रखना है। a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 3 है, फिर प्लस b कितना है ब्रैकेट में -4, फिर माइनस c कितना है 5, फिर -2 इंटू d कितना है -2, ठीक। 2 3 जा 6 प्लस माइनस -4, ये -5, अब माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 -4 से कैंसिल और 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, यानी इसका ऑप्शन कितना सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक बार अपना नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या गया है, इंग्लिश में आता है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BEF, इफ AB is equal to EF, BC is equal to DE and CA is equal to FD, then find the triangle ABC congruency है। ट्रायंगल DEF ट्रायंगल ABC FDB के कॉन्ग्रुएंसी है कि ABC EFD के कॉन्ग्रुएंट है कि ABC TFE के। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ABC ट्रायंगल में देखिए DEF कर दिया, एक बार FED कर दिया, एक बार EFD कर दिया, एक बार DFE किया। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब सेम होता है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बस रेशियो को समझना है कि इसका रेशियो कब आ रहा है, कब कैसे आ रहा है, वहां से जो ट्रायंगल डिजाइन होगा उसमें आप यहां से फाइंड कर लेंगे। एक बार हिंदी में लिखते हैं, अगर त्रिभुज और ABC और DEF में यदि AB बराबर EF है, BC बराबर D तथा CA और FD एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, समरूप होंगे, ठीक। अब देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसको करते हैं ABC, एक ट्रायंगल बनाते हैं DEF, ठीक है। अब देखिए AB is equal to EF, AB ये साइड है, इसको सिंगल लाइन कर दीजिए, और क्या है EF का ये है, इसको सिंगल लाइन कर दीजिए। BC is equal to DE, BC का है, डबल कर दीजिए, BC is equal to DE, DA का इसको डबल कर दीजिए, ठीक। CA एक ट्रिपल लाइन कर दीजिए, इसको ट्रिपल कट, ठीक। FD ये ट्रिपल कट कर दीजिए। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी देखना है, ABC कॉन्ग्रुएंसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करना है, ठीक है, सेम चेक करना है, तो उसी से आपको रेशियो बन जाएगा कौन सा ट्रायंगल ये है कि नहीं है, ठीक है।
ए बी से, यानी ए से गए बी, बी से फिर सेकंड वाले पर सी, फिर सी से ए, यानी ए बी सी। तो यहाँ से भी अब जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है, तो फर्स्ट को हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ स्टार्ट ए से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ से स्टार्ट करेंगे, ई से नहीं करेंगे, क्योंकि ई से फर्स्ट अगर इधर की तरफ जाएंगे तो थर्ड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें देखना है ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम यहाँ से चलेंगे। फर्स्ट स्टार्ट हुआ एफ से, एफ ई डी, ठीक है। एफ ई फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एफ ई डी। एफ ई डी इसमें कौन सा है? एफ ई डी ट्रायंगल ये है, क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब भी किसी भी ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके दूसरे वाले के साइड से रेशियो में प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी उनका रेशियो इक्वल टू दूसरे वाले साइड का उसके जस्ट दूसरे वाले साइड से देखना होता है, तीसरे वाले का जस्ट तीसरे वाले दूसरे ट्रायंगल के तीसरे वाले साइड से हमें रेशियो निकालना पड़ता है, और सबका रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग के साइड का मतलब होता है कि जस्ट उसके बगल वाला फिर उसके बगल, ऐसा नहीं कि उस ट्रायंगल का ये वाला साइड इसके फिर इसके वाले के इक्वल आपको रेशियो में कर दो, इसका साइड इस वाले इसके रेशियो में इक्वल कर दो, जैसा गिवन है साइड वैसे इसको कॉरस्पॉन्डिंग बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जा रहा है, तो एफ ई डी, ये वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे, ठीक है। 41 है कि पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। Which of the following can be the sides of the right angle triangle, ठीक है। यानी निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं का आपको पता है क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बस, कि जो आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, यानी कि कर्ण, ठीक है, इस साइड का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बाकी रिमेनिंग बोथ साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि इसका जो बेस है, ठीक है, इसके स्क्वायर बेस का स्क्वायर, यानी कि आपका आधार हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि ठीक है। यानी कि अगर आपको पता करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो आपको बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस ऑप्शन को ऐसे ही आप चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो समझ जाना है कि ये जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे। अब आप सोचेंगे कि बार बार इतने टू डिजिट का स्क्वायर है, करते करते आपको बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। किसी भी दो नंबर्स के स्क्वायर के लिए आपको एक ट्रिक बस करना है, जैसे 20 का स्क्वायर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर 2 टू जा 4, ठीक है, इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4, तो 4 को लिखेंगे 2 डिजिट में 04, ठीक है। फिर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो इसको 2 डिजिट में लिखेंगे 00, ठीक है। अब आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 को फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो इसको सेंटर में यानी एक डिजिट छोड़ के पीछे से तब लिखते हैं 00, ठीक है। अब देखिए इसका आ जाएगा 400, यानी 20 का स्क्वायर कितना आ गया? 400। इससे अब 21 से एक बार देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। 21 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 टू जा 4, ठीक, 04, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, अगर 4 एक ही डिजिट है तो इसके आगे 0 लगा के 2 कर दिया। 1 का 1, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 0 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 डिजिट में। अब 2 1 जा 2, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 1 जा 2, अब फिर ऊपर उसकी पावर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये भी अब 4 ही है एक डिजिट, इसको 2 डिजिट लिखेंगे, मगर 0 एक डिजिट छोड़कर, ठीक है, पीछे से एक डिजिट छोड़कर 0 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 1, 21 का स्क्वायर 4 4 1। ऐसे इन सारे ऑप्शन को क्या करेंगे? चेक करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा, ठीक है। अब आप ये
थ्योरम प्रूफ कर देंगे जो भी सा, तो आपका पता चल जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। जैसे हम एक प्रूफ करते हैं फोर्थ वाला, आपको दिखाने के लिए, सबसे छोटी भुजा, ठीक है, दो छोटी भुजा है, देखिए जो इस तरफ रहती है आधार लंब में, वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्व, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 97, यानी 97 इधर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, आधार। अब इसमें से किसी को आधार ले लो, किसी को परपेंडिकुलर यानी कि लंब ले लो, 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर लिखा के हम चेक करें कि पूरा हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो वहीं पे इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 97 का जैसे करना है, 9 9 जा 81, ठीक है, 2 डिजिट है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 7 7 जा 49, ठीक है। अब 9 7 जा 63, ठीक है, 63 into 2 कितना आ गया, 63 into 2 126, ठीक है। तो एक डिजिट छोड़ के 126, 9 0 4 9, यानी इसका आ गया 9409। अब इधर का चेक करते हैं, 65 का 36 25 6 5 जा 30 32 जा 60, ठीक है। एक डिजिट छोड़ के पीछे से लिखा हमने 5 2 12 4 प्लस, अब इसका करते हैं, 7 7 जा 49, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक, 7 2 जा 14 2 जा 28, ठीक है, 4 8 11 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 9, ठीक है, आ गया, सही है, 8 0 10, 1 बचा, 1 2 2 4 5 प्लस 4 9। देखिए ये वाले ऑप्शन में देखिए 9409, इधर भी इनका सम आ गया 9409, यानी कि मैंने जो पहला ऑप्शन फोर्थ पकड़ा वही क्या है इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। जो ही दो छोटी संख्याओं को एक तरफ ले लेना, ठीक है, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना, वो थर्ड संख्या यानी थर्ड साइड के स्क्वायर के हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। वो किसको फॉलो करेगी, पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो वही हो जाएगा हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। बाकी सबों में ऐसा नहीं होगा। जैसे एक हम करके बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि एक ऑप्शन इसको देखते हैं, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, 20 का आपको सबको पता है स्क्वायर, ठीक है। आप पहले आप लिख लीजिएगा, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। कर्ड का हो जाएगा, सबसे बड़ी कौन सी है, 31, तो 31 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू आधार, किसी एक को ले लेते हैं, बाकी दो छोटी वाली किसी को एक को आधार ले लेंगे, एक को लंब लेंगे, 21 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका करते हैं, 3 3 जा 9 0 1, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 961 इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका, देखते हैं 20 का 400 प्लस 21 का कितना हो जाएगा 441, नहीं समझ में आता ऐसे कर लीजिएगा, 20 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 04, 1 का 01, 2 1 का 2 जा 4, ठीक है, यानी 04, यहाँ से आ गया 441, ठीक। अब इसको करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 841, जो 961 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सब भी कीजिएगा, ये गलत है, तो जो मैंने पहले आपको आंसर बताया था कि ये वाला, यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बहुत बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, द नंबर ऑफ द एजेस, ठीक है, द नंबर ऑफ द एजेस ऑफ द पॉलीहाइड्रोन which has 7 faces and 10 vertices, ठीक है, यानी कि आपको नंबर ऑफ एजेस फाइंड करना है। हिंदी में देखते हैं, किसी बहुलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, ठीक है, कोई बहुलक है, ठीक है, कोई आकृति है बहुलक की, उसके कितने फलक है 7, यानी फेसेस उसके 7 हैं, शीर्ष यानी वर्टिसेस कितने हैं
10, तो आपको उनके किनारों की संख्या जो दोनों वर्टिसेस को ऐड करती है, यानी कि लाइन जो साइड्स की ऐड करती है, उन किनारों की संख्या को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुलक वाले जितने भी फेजेस वाले क्वेश्चन आएंगे उनके लिए सबसे सिंपल सा क्या आपके लिए फार्मूला हो जाएगा F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। बस आपको याद करना है F मींस फेस, ठीक है, यानी फलक, V मींस वर्टिसेस यानी शीर्ष, E मींस एजेस, ठीक है, जो एजेस फाइंड करना है, जो किनारियां फाइंड करनी है। ये आपका फॉर्मूला है। किसी फॉर्मूले से इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुलक वाले, ठीक है, वो सारे बहुफलक के क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। फेजेस कितने हैं 7, वर्टिसेस कितने हैं 10, E फाइंड करना है इज इक्वल टू 2, E को इधर लेके गए और 2 को इधर कर दिया। 17 माइनस 2 यानी कि 15 इज इक्वल टू E, यानी एजेस आपके कितने आ गए 15। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा E। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसको बस इतना ही ये वाला एक फॉर्मूला याद करना, शॉर्ट फॉर्म में VF प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। इससे क्या होगा आपको जो एजेस होंगे पता। इसमें देखो इसमें क्या होता है, किसी में फेसेस पूछ लेगा, किसी में वर्टिसेस, किसी में एजेस, तो आपको बस उसको क्या करना है, रिलेट करते रहना। कोई दो चीज गिवन होगा, एक पूछेगा, आप आंसर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, ठीक। इन ट्रायंगल the side AP is produced to E and side CA is produced to D, ठीक है। if BAB triangle is equal to 125 and angle EBC is equal to 100 degree, then which of the following is true। अब इस 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना कौन सा ट्रू है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, अगर किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाए, ठीक है, यदि एंगल ABAD की वैल्यू 125 है, एंगल EBC की 100 है, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, पहले इसको हटा दो। अब एक ट्रायंगल बनाया जाए जिसको नेमिंग करते हैं हम लोग ABC, अपने से कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, बस सीरीज में दीजिएगा हमेशा ABC या ABC, ठीक है। AB को E तक, AB ये है, इसको E तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और भुजा CA को D तक, CA ये है, इसको हमने बढ़ा दिया D तक, ठीक, बढ़ाया गया। यदि BAD बीच वाला ही एंगल होता है, BAD यानी ये वाला एंगल आपको गिवन है, कितना है 125 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल EBC आपका EBC ये वाला एंगल कितना है 100। अब हमको बताना है कि क्या त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब कि त्रिभुज की क्या दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, या AB भुजा ज्यादा बड़ी है BC से, ठीक है, या ये दो एंगल गिवन है ABC यानी ABC ये वाला, ठीक है, ACB इस वाले का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 35 है। डिफरेंस बिटवीन ABC एंड ACB इज इक्वल टू 35। या तो ये होगा, या तो BAC और ACB इसका और इसका, BAC या ACB इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। अब इस चार में से हमें सही करना है। अब इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसके इंटीरियर एंगल्स कितने कितने हैं, ठीक है। अब देखिए CAD ये एक लीनियर प्लेन, ठीक है, इसको आगे तक बढ़ाया गया। अब किसी भी लीनियर प्लेन, ठीक है, एक लाइन का के बीच में कितने का एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है, जिसमें से ये वाला पार्ट कितना है 125 डिग्री है, ठीक है, ये वाला पार्ट DAB कितना है 125 डिग्री। तो बाकी बच्चा कितना होगा, बाकी ये वाला एंगल कितना होगा, इसको एक लाइन मान लीजिए, ठीक है, लीनियर पे गिवन भी है CA को बस आगे तक बढ़ाया गया है, ठीक है, ये पूरा 180 है और ये 125 है, ये वाला कितना होगा 180 में से 125 आप क्या कर देंगे
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 55 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 55 डिग्री। अब ऐसे ही ए बी ई, ये भी एक लीनियर पेयर है, 180 टोटल है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये 80 है, ये 55 है, तो थर्ड भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 80 प्लस 55 कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब 180 से आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें थर्ड एंगल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तक 4, ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब आप अपना देख लीजिए 100 45 55 100 प्लस 80 180, यानी इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 हो गया। अब मिलाते हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड तभी इक्वल होते हैं जब दो एंगल इंटीरियर एंगल सेम हो। यहाँ आप देखिए तीनों इंटीरियर एंगल्स क्या है, डिफरेंस है, तो कभी दो साइड क्या होती है सेम हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट वाला का ऑप्शन गलत, ठीक है। ए बी बड़ा होगा बी सी से, ए बी ये वाला है, इसके सामने वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, और बी सी ये वाला है, इसके सामने वाला 55। तो यहाँ से साफ सामने बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, ये उल्टा हो रहा है, बी सी बड़ा है किससे ए बी से, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ए बी नहीं बड़ा है, ए बी छोटा है, क्योंकि ए बी के सामने 45 डिग्री है, इसके सामने 55 डिग्री है। ए बी सी एंगल ए बी सी 80 डिग्री है, ठीक है, ये है 80 डिग्री, ठीक। ए सी बी ये है 45 डिग्री, ठीक है। इनका अंतर यानी कि इनका सब्ट्रैक्शन कितना है 35, ठीक है। चेक करते हैं क्या 35 है, 80 में से 45 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, सही है, ठीक है। और एंगल बी ए सी 55 डिग्री है, ठीक है, और ए सी बी 45 है, ठीक है। इनका अंतर 10 आ रहा है, जो कि 20 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ parallel to SR and the ratio of PQ and SR is 3:2. If the area of a trapezium is 480 centimeter square and the distance between PQ and SR is 12 centimeter, find the length of SR is, यानी आपकी जो एक साइड SR है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। हिंदी में देखते हैं, एक समलंब चतुर्भुज है PQRS, जिसमें PQ वाला ऑप्शन किसके पैरेलल है SR के, और PQ तथा SR जो दो साइड्स हैं उनका अनुपात है 3:2। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो PQ तथा SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो SR की लंबाई क्या है। पहले ट्रेपेजियम बना लें, ट्रेपेजियम आप देख लीजिए ऐसे ही बनाया जाता है, इसमें दो साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं पैरेलल, यानी ये वाली साइड इसकी क्या होती है हमेशा पैरेलल, ठीक है। ये ट्रेपेजियम बन गया, इसको नेमिंग कर देते हैं PQRS, ठीक है। अब क्या क्या है, PQ और SR का अनुपात, यानी PQ अनुपात SR इज इक्वल टू कितना है 3/2, ठीक है। यानी PQ 3x हो गया और SR 2x हो गया, ठीक। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर, अब सबसे बड़ी बात, समलंब चतुर्भुज PQRS, समलंब PQRS का क्षेत्रफल, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यानी दो पैरेलल साइड कौन सी है PQ और SR, इनका सम PQ प्लस SR मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसकी हाइट देखिए यहाँ पे कुछ ये हाइट है,
इन दोनों पैरेलल के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों साइड के बीच की, यही हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें गिवन है, PQSR को हमने ले लिया 3x 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 3x + 2x मल्टीप्लाई बाई h। h मतलब दूरी दोनों साइड, PQ और SR के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी h भी गिवन है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब समलंब PQR का क्षेत्रफल भी गिवन है, कितना है, 480 सेंटीमीटर। तो इस साइड हम लिख देंगे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 6, 3x + 2x हो जाएगा 5x, 5x को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 30। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 480 = 30x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 × 3 3 6 80। ठीक है, 60। अब आ जाएगा x की वैल्यू हमारी आ गई 60। अब ये रेशियो की वैल्यू आई x की 60 है, तो हमारी साइड्स कितनी हो गई, PQ की वैल्यू कितनी हो गई, PQ = 16 3 48 और SR की वैल्यू कितनी होगी, 16 × 2 32। ठीक है, अब हमें पूछा किसका, SR की लंबाई, किसकी लंबाई पूछा है, SR की लंबाई कितनी हो गई 32, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर होगा सर इसको छोड़ दें ताकि लोग सॉल्यूशन ले लें इसका। स्क्रीनशॉट एक बार ले इसका लें। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 45, पहले इसको रेज कर लें। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए 45 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 को थोड़ा ऊपर किया जाए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 45 पे ऊपर पढ़ते हैं। A rectangular sheet of paper 88 centimeter and 10 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 10 centimeter. What is the capacity in liter of the cylinder? Take pi = 22/7। ठीक है, एक 88 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। ठीक है, ये एक आयताकार कागज का टुकड़ा ले लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और ये 88 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, इस टुकड़े को बिना अतिव्यापन यानी एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप बिना किए ऐसे मोड़ा गया कि एक बेलन का आकार बनाया गया। ठीक है, इसको ऐसे हम जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो एक फिगर बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये बिना ओवरलैपिंग के क्या हो जाएगा, बेलन हमारा बन जाएगा। जो ये 10 सेंटीमीटर था यही इसकी हाइट हो गई। ठीक है, मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर हाइट का बेलन बनता है। ठीक है, बेलन की धारिता यानी उसका कैपेसिटी हमें फाइंड करना है लीटर में क्या होगी। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, बेलन यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, πr² h। ठीक है, πr² h। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। हाइट हमें पता है यहाँ से, क्योंकि हाइट यहाँ पे पहले ही दे दी गई है, वो ऊंचाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर। r यानी कि इसका रेडियस बेलन का जो नीचे वाला है सर्कल है उसका रेडियस r हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, अब वो r को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। r को धारिता कहते हैं क्या? नहीं, धारिता मतलब वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम फाइंड करना है, ये फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पाई की वैल्यू पता है, h की पता है, r फाइंड करना है। ठीक है, अब r किससे फाइंड करेंगे, इस पेपर को जब हम मोड़ के बनाया तो इस ये क्या बन गया, इसका कर्व सरफेस एरिया। इसी पेपर को जब हम मोड़ के बनाए तो ये इसका क्या बन गया, पेपर कर्व सरफेस एरिया। किसका बना, सिलेंडर का। तो हम यहाँ से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वो किससे इक्वल होगा, सिलेंडर के। इसका कर्व इस कागज के रेक्टेंगुलर कागज के एरिया के बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है,
जो आयताकार कागज का टुकड़ा है उसके एरिया के उसका बराबर ये कर्व, इसका एरिया, भाई एरिया ही मोड़ कर तो हमने बेलन को बनाया है, ठीक है। अब वही उसका कर्व सरफेस एरिया यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर। एरिया कितना हो जाएगा? 88 into 10, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 88 into 10, ठीक है। सिलेंडर का सीएस से क्या होता है, ठीक है। इसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। सर्कल नीचे सर्कल ऊपर सर्कल बना है ना, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, और इसको h हाइट तक ऊपर कर दिए तो उसका आपका सरफेस हो गया 2 पाई r into h, ठीक है। नीचे देखिए सर्कल बना है तो उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है। अब इसी को h हाइट तक ऊपर बढ़ा दिए तो बन गया इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका एरिया हो जाएगा, बस उसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई r h, ठीक है। यानी 2 पाई into r into h की वैल्यू 10 है, ठीक है। 10 से 10 क्या है? कैंसिल, ठीक है। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 44। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 into r is equal to 44। 22 को कितने बार में किया? 2 times 7 2 जा 14, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही आप देखो यहाँ पे r भी हमें पता चल गया, h पहले ही से पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा 22/7 into 14 का स्क्वायर, दो बार लिख लेते हैं इसको स्क्वायर को, h की वैल्यू 10, 7 2 जा 14, ठीक है। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 44 into 14 into 10, ठीक है। 44 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 से, 44 616 तो हो जाएगा ये 616, 10 मल्टीप्लाई होकर 0। अब ये जो सारी चीज आई है वो किसमें आई है? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी तक वॉल्यूम हमने किसमें निकाला है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब चीज सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया है, बट हमें किसमें चाहिए? लीटर में, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसको कन्वर्जन का एक फार्मूला है, ठीक है। 1 लीटर में 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसमें 10 की पावर 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 10 के पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 1000, यानी 3 1 0 से 0 का सा 2 से 1 पॉइंट लग गया तो बन गया 6.16 लीटर। ये आंसर है क्या? ठीक है, 6.16, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर स्क्रीनशॉट ले 2, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखिए यहाँ पे लोग थोड़ा सा गलती हो जाती है कि कन्वर्जन का कुछ रूल नहीं पता होता है, तो हमें हमेशा याद रखना होगा 1 लीटर हमेशा किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के। बस वहां से आप इसको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 ही चीज होती है, ठीक है। तो हमेशा स्क्वायर होता है, क्यूब में 3 चीज आ जाती हैं। एक क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाता है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और इसमें लेंथ एरिया हमेशा 2 चीज की होती है, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमेशा उसके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है। अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसके लिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? पास पृष्ठफीस यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी क्यूब के यानी घन का, ठीक है। घन आप एक शेप मान लीजिए, ऐसे अंदाजा लग रहा है कोई एक घन है, ठीक है।
जो लेटरल सरफेस मतलब साइड वाले जो एरिया होते हैं वो होते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो साइड में कितने फेसेस होंगे, दो इधर होंगे, दो इधर फेसेस होंगे, ठीक है। तो एक साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, दूसरे का 2a स्क्वायर, तीसरे का 3 स्क्वायर, चौथे का 4 स्क्वायर, यानी चारों साइड का जो स्क्वायर यानी एरिया हम ऐड कर देंगे, ठीक है। किसी क्यूब में क्या होता है, कितने साइड होते हैं, 6 टोटल, ठीक है। और जो लेटरल होते हैं सिर्फ साइड वाले, ठीक है। तो यानी 4 साइड हुए, 1 2 3 4, सबका अलग अलग एरिया ए स्क्वायर स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, सबको ऐड कर दिया, तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए ए पता चल जाए, यानी उस घन का क्यूब का अगर मुझे साइड पता चल जाए तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या हम देखेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। कितना है, 2197 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 2197 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। 219 सेंटीमीटर क्यूब, 219 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब, अब यहाँ से ए पता चल जाएगा हमारा क्यूबिक रूट, हाँ क्यूब रूट लगेगा, ठीक है, क्यूबिक रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक रूट फाइंड करेंगे, क्यूबिक रूट कितना होता है, ठीक है। क्यूबिक रूट फाइंड करेंगे किसका, 2197 का। या तो कई सारे तरीके हैं, आप इसको क्या करें, एलसीएम निकालें, फिर 3 का पेयर करें, ठीक है। यानी इस 2197 को 2197 का एलसीएम निकालें, जितनी बार ये जाएगा, फिर इसका 3 का पेयर ले, ठीक है। जितने बार 3 का पेयर आएगा तो आप उसको 13 into 13 होता है, इसका वैसे भी आप आइए किसका पेयर होगा, जब इसको करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 13 से ही कटेगा, ठीक है। तो 13 से कटेगा तो आ जाएगा 169, फिर 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 13, फिर 13 1, यानी इसका हो जाएगा 13 into 13 into 13, ठीक है, क्यूबिक रूट, ठीक है। क्यूब में 3 का पेयर बनता है, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, यहाँ 3 का पेयर एक बाहर निकलेगा तो क्यूबिक रूट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। ए निकल गया, ए निकल गया। अब ए की वैल्यू कहाँ रखनी है, इस वाले स्क्वायर में, ठीक है। 4 into 13 into 13 is equal to 4 into 169। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 होता है, 3 6 किसमें, अब इन दोनों में, अब आगे करना पड़ेगा, ठीक है। 7 इसमें भी है, ठीक है। अब 4 1 4 5 6, यानी 676 आपका ऑप्शन नंबर 1। ये कभी कभी मल्टीप्लाई करने में लास्ट डिजिट से ही पता चल जाता है कि ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब अगर डिफरेंट, लेकिन पहले वाले यहाँ 6 आ रहा था। अगर आप देखें यहाँ 6 है, अगर यहाँ ऑप्शन में 4 दिया होता है, ठीक है, अगर यहाँ ऑप्शन में 4 दिया होता, अब आप देखो कंपेयर करते लास्ट डिजिट में पहले ही पता चल गया, एक बार मल्टीप्लाई करने पर 6, तो देखते हैं हम लोग 6 इसी में तुरंत आंसर में, पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करेंगे हम तुरंत इसी पे टिक लगा देंगे कि हाँ यही वाला ऑप्शन क्या होगा। लेकिन इसमें नहीं पता चलेगा तो नेक्स्ट वाले मल्टीप्लिकेशन का अगले स्टेप पर पता चल ही जाएगा। हाँ, नहीं पहले अगर इसमें भी पता चल, जैसे ना हम 2 बार, मैंने एक बार इसका किया तब देखा तो दोनों में, फिर 7 आया तो फिर मैंने चेक किया तो इसमें भी दोनों में था, तब मैंने कहा चलो पूरा ही करना पड़ेगा, तब मैंने किया, तब मैंने पता चला कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ये क्या होगा इन दोनों में, 46 का मान है। ये छोड़ दिए सारे आंसर, ये लोग कॉपी कर रहे एक बार आप लोग उसको कॉपी कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मुझे लग सारे रहा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर होना चाहिए, क्या कैसे करना है, कब कब आप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कब कब आपको लगता है कि हाँ यही ऑप्शन आपका फिक्स है कि सही हो सकता है, एकदम सही आ रहा है, तो हम उसको टिक करें, ज्यादा उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47, ठीक है। 40 सब ऊपर करिए ना, नीचे रफ का जगह भी तो है, ऊपर करिए, हाँ और ऊपर करिए, ताकि थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बताया जाए, ठीक है। अब 47 क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मीन हमें फाइंड करना है रेंज का, मोड का एंड मीडियम ऑफ द गिवन डाटा। ये गिवन डाटा आपका है, आपको इस गिवन डाटा का मीन फाइंड करना है, ठीक है। पहले मीन फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना है रेंज, मोड और मीडियम, ठीक है। निम्न आंकड़ों के लिए
ठीक है, परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य फाइंड करना है। ये जो निम्न आंकड़े हैं पहले उनका परिसर निकालिए, बहुलक निकालिए, माध्यक निकालिए, ठीक है। देन उसका क्या करना, उन तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इनको पहले हम क्या करते हैं, ऐसे जो अनअरेंज डाटा, देखिए ये अरेंज नहीं है, ठीक है, इसको अनअरेंज डाटा कहते हैं। इनको पहले अरेंज करना है, ठीक है, इनको अरेंज करना है छोटे से बड़े में, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 2 लिख लिया। फिर इसके बाद 3 देखिए 2 बार है, ठीक है, 2 बार 3 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 4, 1 2 3 बार है, 3 बार 4 लिखते हैं। फिर इसके बाद 5 एक बार, ठीक। फिर इसके बाद 6 नहीं है। फिर 7 नहीं है। फिर 8 एक बार और कहीं है नहीं है। फिर 9 1 2 बार 9 है, ठीक है। अब इसके बाद 10 एक है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 11 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, 15 बचा, फिर 19। ये हो गया आपका अरेंज हो गया, ठीक है। मतलब जो संख्या है इसमें पूरी मतलब मिक्स जो भी डेटा उसमें से छोटे से लेके बड़े तक जो चीज सीक्वेंस में था उसको ज्यादा रिपीट सीक्वेंस कर देना है। हाँ, मतलब जो जितनी बार था उसको क्रम में लिखना है। क्रम में लिख देना है। एक बार 2 फिर 3 अब 4। क्यों, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, परिसर मतलब रेंज, ठीक है। रेंज हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यानी सबसे बड़ा क्या है, 19 माइनस 2 की छोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिसर, ठीक है। फिर क्या फाइंड करेंगे, बहुलक क्या होता है सर, बहुलक यानी कि मोड में होता है कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो बार बार आई हो, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आई, मोस्ट। इसमें वो ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है, 4। 3 2 ही बार आया है, ठीक है। 9 भी 2 बार आया है, बट इसमें देखिए 4 है, वो 3 बार आया है, ठीक है। तो हमारा जो बहुलक हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये संख्या बहुलक होगी, क्यों, क्योंकि ये बार बार आई हुई है और सबसे ज्यादा बार आई हुई है, ठीक है। फिर माध्यक मीडियन होता है इन सब का जो सबसे बीच वाली वैल्यू, ठीक है, सबसे बीच वाली वैल्यू। तो उसके लिए हम पहले काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में हो सकता है सीक्वेंस में ये सम नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि आपका इवन या फिर ऑड हो सकता है, ठीक है। तो पहले काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर के लिए हमें मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, n नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये n लिखते हैं यहाँ पर, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नंबर, ठीक है। तो n कितना है, 15 प्लस 1 16। टोटल में काउंटिंग में 15 था, प्लस 1 16 डिवाइड बाय 2, यानी इसका आंसर क्या है, 8। यानी 8 पोजीशन वाला ही नंबर क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कौन सा नंबर है, 6। तो 8th पोजीशन हमारी हो गई 6। उसके सामने लिख दिए ना, ठीक है। माध्यक 6 है, बता दो माध्यक 6 है, वहीं लिख दिए माध्यक का आपका 6, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इवन नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर 16 हो जाता तब इसके 2 माध्यक होते, तब उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना, यानी पहले nth पोजीशन, मान लीजिए अगर 16 नंबर टोटल होते हैं, सीक्वेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको n बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, 16 करते हैं, फिर n प्लस 2 बाई 2 कर देते हैं, n बाई 2 प्लस 1 सर, n बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों नंबर निकालते हैं, फिर इनका 20 का वैल्यू निकालते हैं। n बाई 2 कैसे हो गया, 16 बार 8, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 9th नंबर, ठीक है, 9th वाली पोजीशन।
अब इन दोनों की जो भी वैल्यू होती, मान लीजिए इसकी 7 होती है और इसकी 9 होती है, फिर इनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। यानी 19 प्लस 9 प्लस 7 16 बाई 2 यानी कि 8, यानी इसका मीडियन आ जाता 8। ये तब के लिए है जब इवन नंबर ना। अभी हमारा क्या हुआ था, फ्रीक्वेंसी ऑड की आएगी, ठीक है। ऑड के लिए ये होता है, ऑड का फार्मूला n + 1/2 n पोजीशन, हां। और अगर इवन नंबर है तो n/2 और कॉमा n/2 + 1, हां, ठीक है। यानी कि इस वाले पोजीशन को और इसके पोजीशन को प्लस और डिवाइड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है, n/2 और प्लस n/2 + 1 का डिवाइड कर देना 2 से, तो वो सम संख्या हो जाएगा। अब विषम संख्या के लिए n + 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हमारा परिसर क्या आ गया 17, ठीक है। परिसर कितना आ गया 17 और बहुलक कितना आ गया 4 और माध्यक कितना आ गया 6। अब इनका मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है उनको ऐड करते हैं और जितने बार जितनी संख्या होती है उतने को नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 17 + 4 + 6 ये कितनी 1 2 3 संख्या, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 होंगी तो 4 से, 5 होंगी 5 से, 2 होंगी तो 2 से, ठीक है। अब इनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। अब कितना हो जाएगा 27/3, तो आंसर आ गया इसका 9। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 सच पेडागॉजी है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अब ये 48 क्वेश्चन पेडागॉजी का है, तब तो हमारे सुमित सर जी आएंगे, अब इसको आगे बताएंगे, ऐसे इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। अब तक के लिए अभी आपसे विदा चाहते हैं, धन्यवाद।